Hello everyone, I am Vijay Tri, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, ABESIT गाजियाबाद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर 4, मेजरमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पर दो टॉपिक हम पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा मेजरमेंट और सेकंड हमारा होगा कंट्रोल सिस्टम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट। अगर हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो किसी भी पैरामीटर को मेजर करना, उसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करना विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू। अब मैं जैसे लेंथ को मेजर करता हूँ, तो लेंथ मेजर करने के लिए पहले मेरे पास कोई एक स्टैंडर्ड वैल्यू होनी चाहिए, एक नोन वैल्यू होनी चाहिए, तभी मैं उसे मेजर कर सकता हूँ। या मैं किसी का वेट मेजर करता हूँ, वेट मेजर करने के लिए पहले मेरे पास स्टैंडर्ड वैल्यू होनी चाहिए। किसी भी अननोन वैल्यू का हम न्यूमेरिकल डेटा प्रेजेंट करते हैं तो उसे बोलते हैं मेजरमेंट। जैसे मैं कुछ भी एक वेट लेके आया और मेरे लिए वो अननोन है, मैंने उसे किसी दूसरे पैरामीटर से मेजर किया, उसकी क्वांटिटी आ गई 5 kg, तो एक अननोन को मैंने नोन पैरामीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो कोई भी अगर मेरे पास एक अननोन क्वांटिटी है, इस अननोन क्वांटिटी को किसी स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करने के बाद मैंने इसे नोन क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया, तो ये मेरे लिए हो गया मेजरमेंट। जो मेरी अननोन क्वांटिटी थी वो मेरे लिए इनपुट था, और जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी वो मेरे लिए मेजरमेंट सिस्टम था। मेजरमेंट सिस्टम। और जो नॉन क्वांटिटी मेरे पास आ गई वो आ गई आउटपुट। जैसे मैं कोई भी एक रस्सी लेके आया और जिसकी ये लंबाई है, अब ये मेरे लिए क्या हुआ, इनपुट। उसके बाद मुझे रिक्वायरमेंट हो गई स्केल की, क्योंकि इसकी अगर लेंथ मेजर करनी होगी तो लेंथ मेजर करने के लिए मुझे स्केल की रिक्वायरमेंट होगी। वो मेरे लिए हो गया एक स्टैंडर्ड, और इस स्केल की हेल्प से इसे मैंने मेजर किया और मेरे पास वैल्यू आ गई 2 मीटर। ये मेरा हो गया आउटपुट। तो किसी भी अननोन क्वांटिटी को मेजर करना विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड, उसे हम बोलते हैं मेजरमेंट। अब जिसकी हेल्प से हम मेजर करते हैं, क्या वो सही नाप रहा है, क्या उसने जो वैल्यू दी वो वैल्यू सही है या गलत है, ये कैसे पता चलेगा? भाई हमारे सामने तो एक स्केल आ जाता है या एक 1 kg का कोई वेट आ जाता है कि ये 1 kg है। उसकी स्टैंडर्डाइजेशन क्या है कि हाँ ये 1 kg है, इनके लिए हम करते हैं कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन एंड सर्टिफिकेशन। कैलिब्रेशन एंड सर्टिफिकेशन। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से मैंने एक रॉड का डायमीटर मेजर किया, एक ये इंस्ट्रूमेंट मेरे पास कोई भी, और उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मैंने इस रॉड का डायमीटर मेजर किया d। मेजर करने के बाद इसकी वैल्यू आ गई 5.8 mm। फिर मैंने दोबारा मेजर किया, फिर इसकी वैल्यू आ गई 5.8 mm। फिर मैंने मेजर किया, ऐसे में कंटिन्यूअसली यूज करता गया। कुछ टाइम के बाद इसकी वैल्यू हो सकता है 5.9 mm आ जाए, कभी इसकी वैल्यू 5.7 mm आ जाए। मीन्स जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट अगर मेजर्ड वैल्यू में कुछ वेरिएशन आना शुरू हो जाए, इसका मतलब वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट मेरा सही रीडिंग नहीं दे रहा। तो इस इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी चेक के लिए कि क्या ये इंस्ट्रूमेंट
एक्यूरेट रीडिंग दे रहा है, उसकी एक्यूरेसी को रीचेक करने के लिए उस इंस्ट्रूमेंट को हम एक सिमिलर इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करते हैं। और वो सिमिलर इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? एक हमारा कोई भी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट होगा। उस स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से हम उस अपने वाले इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को चेक करेंगे। उस चेकिंग को बोलते हैं हम कैलिब्रेशन, कैलिब्रेट करना। किसी एक इंस्ट्रूमेंट को किसी दूसरे स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से एक्यूरेसी रीचेक करना, वो होता है हमारा कैलिब्रेशन। तो कैलिब्रेशन क्या होगा? रीचेकिंग दी एक्यूरेसी, रीचेकिंग दी एक्यूरेसी विद स्टैंडर्ड। किसी एक स्टैंडर्ड वैल्यू से अपने इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को रीचेक करना, उसे बोलेंगे हम कैलिब्रेशन। अब हम उसे रीचेक करके आ गए और अपनी इंडस्ट्री में वापस आ गए। हम अपनी इंडस्ट्री में हमने प्रोडक्शन स्टार्ट किया और उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजरमेंट स्टार्ट किया। ये स्टैंडर्ड सही है या गलत है, कैलिब्रेट करके तो हम आ गए। उस कैलिब्रेशन का हमें एक सर्टिफिकेशन भी लेना होता है कि हाँ, मेरा इंस्ट्रूमेंट जो मैं मेजर कर रहा हूँ वो स्टैंडर्ड से मैच करता है और वो सही है। तो उस पर्टिकुलर टर्म को हम बोलते हैं सर्टिफिकेशन। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सर्टिफाई करना, उसे हम बोलेंगे सर्टिफिकेशन। और कैलिब्रेशन और सर्टिफिकेशन हम हर 6 महीने में करते रहते हैं, इन 6 मंथ। हर 6 महीने बाद हम अपने इंस्ट्रूमेंट को रीचेक करते रहते हैं और उसे कैलिब्रेट करते रहते हैं और उसका सर्टिफिकेशन लेते रहते हैं कि हाँ, हमारा इंस्ट्रूमेंट एकदम सही है। अब हम बार बार एक टर्म यूज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड। इस स्टैंडर्ड का क्या मतलब है? अगर हमें कैलिब्रेशन करना है तो कैलिब्रेशन करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू से कैलिब्रेट करते हैं। अगर हमें सर्टिफिकेट लेना है, सर्टिफिकेशन के लिए भी हमने जिस स्टैंडर्ड से कैलिब्रेट किया था उस स्टैंडर्ड का हमें सर्टिफिकेशन लेना होता है कि हाँ, हमारा इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट हो चुका है। तो ये स्टैंडर्ड है क्या? तो नेक्स्ट हम यहाँ पढ़ेंगे स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। जब हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं, देख, अगर कोई इंडिया में रह रहा है, इंडिया में रहने वाला मानता है कि ये डिस्टेंस 1 मीटर है। कोई यूएस में रहने वाला है, वो कहता है नहीं, ये डिस्टेंस 1 मीटर है। कोई फ्रांस का है, वो कहता है इतनी डिस्टेंस 1 मीटर है। दूसरी कंट्री वाले कहते हैं ये डिस्टेंस 1 मीटर है। कोई और कहता है ये डिस्टेंस 1 मीटर है। हर किसी की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है 1 मीटर की। तो इससे क्या है कि सभी जगह, एक जगह से दूसरी जगह कोई भी डेटा जाएगा तो उस डेटा में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसीलिए सभी वैल्यूज को यूनिवर्सली एक्सेप्ट कराने के लिए एक टर्म डिफाइन की गई जिसे बोलते हैं हम स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड किसी भी स्पेसिमेन की यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वैल्यू है। स्टैंडर्ड क्या है? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वैल्यू। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वैल्यू जिसे पूरा यूनिवर्स एक्सेप्ट करेगा। कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और उस न्यूमेरिकल वैल्यू की हेल्प से ही हम किसी को मेजर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्वांटिटी है हमारी, और हर एक देश के लिए ये वैल्यू फिक्स होगी, इसमें कोई वेरिएशन नहीं हो सकते।
और इसी स्टैंडर्ड वैल्यू से हम कैलिब्रेट करते हैं, इसी स्टैंडर्ड वैल्यू से हम सर्टिफिकेशन लेते हैं। अब ये स्टैंडर्ड भी हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं। यहाँ पर टोटल 4 टाइप के स्टैंडर्ड्स हैं, 4 टाइप के स्टैंडर्ड होते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड हमारा होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है? जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाता हो, एक ऐसा स्टैंडर्ड जिसे हम इंटरनेशनली एक्सेप्ट करते हो या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कोई भी पैरामीटर स्टैंडर्ड हो, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। जो भी हमारी वैल्यूज होती है वो वैल्यूज पूरा हमारा विश्व है, इस विश्व में कोई एक स्टैंडर्ड बनाया गया और उस स्टैंडर्ड को हमने पेरिस में रखा और इसे बोला गया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अगर मुझे कोई भी वैल्यू कैलिब्रेट करनी होगी तो ये मेरी एकदम एग्जैक्ट वैल्यू होगी जो पेरिस में रखा हुआ इंटरनेशनल है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाता है, तो वो मेरा होगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। और इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता, ये सभी देशों के लिए, चाहे वो इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, यूएई है, कोई भी होगा, सभी के लिए वो वैल्यू हमारी फिक्स होगी। वो हो गया हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। सेकंड आता है उसके बाद प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड अब एक तो इंटरनेशनली हो गया, अब उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कुछ कॉपीज बनाई जाती हैं और उन कॉपीज को हम अलग अलग नेशनल लेबोरेटरीज में रखते हैं और उस नेशनल लेबोरेटरीज में वो रेफरेंस के लिए रखी जाती है। जैसे हम समझने के लिए ऐसे कह सकते हैं कि सबसे पहला स्टैंडर्ड हमारा था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए कॉमन था और वो पेरिस की एक लेबोरेटरीज में रखा हुआ है। अब अगर मैं इंडिया का रहने वाला हूँ और मुझे कैलिब्रेशन करना है, तो कैलिब्रेशन के लिए मैं पेरिस तो जाऊंगा नहीं बार बार हर 6 महीने में। तो इसके लिए क्या किया गया कि जो भी हमारी स्टैंडर्ड कमेटी थी, स्टैंडर्ड बनाने वाली कमेटी थी, उस कमेटी ने डिसाइड किया कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसकी हम कुछ कॉपीज बनाते हैं और उन कॉपीज को हर एक देश में दे देते हैं। तो ये जो प्राइमरी स्टैंडर्ड है ये नेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है। नेशनली एक्सेप्टेड मींस जो पेरिस में रखा हुआ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड था उसकी कॉपी बनाई गई और उस कॉपी को हर एक देश को दे दिया गया कि आप अपने देश के लिए इस स्टैंडर्ड को यूज कीजिएगा और कभी आपको अपने देश के स्टैंडर्ड के कैलिब्रेशन की जरूरत हो तो आप पेरिस आके उसे कैलिब्रेट कर सकते हो कि हाँ मेरा स्टैंडर्ड अभी भी ठीक है या नहीं है। और इंडिया के लिए ये जो प्राइमरी स्टैंडर्ड है, ये प्राइमरी स्टैंडर्ड NPL नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में रखा हुआ है जो कि दिल्ली में है। प्राइमरी स्टैंडर्ड इंडिया का NPL लेबोरेटरीज में रखा हुआ है दिल्ली में। तीसरे स्टैंडर्ड हमारे आते हैं, थर्ड वन इज सेकेंडरी स्टैंडर्ड। सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या था हमारा? नेशनली एक्सेप्टेड मीन्स पूरे भारत के लिए एक स्टैंडर्ड दे दिया गया और उसे हमने NPL दिल्ली में
रख दिया। अब कोई आदमी कश्मीर से है, कोई कन्याकुमारी से है, कोई नॉर्थ से है, कोई वेस्ट से है, कोई साउथ से है, क्या वो बार बार दिल्ली आएगा मेजरमेंट के लिए या कैलिब्रेशन के लिए? हर 6 महीने में जो उसे अपने इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना होगा, उसकी एक्यूरेसी चेक करनी होगी, उसके लिए कोई भी आदमी इतनी दूर नहीं आएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड थे, उन प्राइमरी स्टैंडर्ड की कॉपी बना के अलग अलग स्टेट में, अलग अलग यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान, बांग्लादेश, सॉरी बंगाल, इन सभी पूरी इंडिया के अलग अलग जगह पर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और उनकी एक एक कॉपी वहां रख दी गई। तो ये जो हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, इसे हम कह सकते हैं स्टेट वाइज एक्सेप्टेड। जो हमारा स्टेट है उसमें एक्सेप्टेड होगा। और ये किसकी कॉपी होता है? जो हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड है उसकी कॉपी होता है। और हर एक स्टेट में, जैसे हमारा स्टेट है यूपी का लखनऊ में रख गया, कोई दूसरा स्टेट है उसका कहीं और रख दिया गया। तो ये जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है ये किससे कैलिब्रेट होते हैं? प्राइमरी स्टैंडर्ड से। जब कभी भी हमें सेकेंडरी स्टैंडर्ड को कैलिब्रेट करना होगा तो उसका कैलिब्रेशन हम करेंगे प्राइमरी स्टैंडर्ड से। एक फोर्थ स्टैंडर्ड आता है जिसे बोलते हैं हम वर्किंग स्टैंडर्ड। वर्किंग स्टैंडर्ड, वर्किंग स्टैंडर्ड में क्या है कि जो सपोज यूपी की बात करते हैं हम, तो यूपी का स्टैंडर्ड हुआ एक, वो स्टैंडर्ड सपोज लखनऊ में है और मैं रहता हूँ गाजियाबाद में, तो क्या मैं कैलिब्रेशन के लिए लखनऊ जाता रहूँगा? उसके लिए क्या करते हैं, कोई बड़ी इंडस्ट्री होती है या छोटी छोटी 5-6 इंडस्ट्री जो होती है, जो बड़े बड़े शहर हैं, उनमें भी इस स्टैंडर्ड की एक कॉपी रख लेते हैं और उस कॉपी से जो हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो यूज में आ रहे हैं, उनको हम कंटिन्यूअसली रीचेक करते रहते हैं, उनकी कैलिब्रेशन करते रहते हैं। ये वर्किंग स्टैंडर्ड जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं, इंडस्ट्री में जो यूज हो रहे हैं, और इनकी हेल्प से जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, उन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की हम कैलिब्रेशन करते रहते हैं। अब ये अगर यहाँ पर देखें हम, 4 टाइप के हमारे स्टैंडर्ड आ गए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, वर्किंग स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है कि जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है और वो पेरिस में रखा हुआ है और वो सिर्फ काउंट में 1 है। पूरे इंटरनेशनली वो सिर्फ एक स्टैंडर्ड है, वो सबसे एक्यूरेट है। अब उस स्टैंडर्ड की कुछ कॉपीज बनाई गई और वो कॉपी अलग अलग नेशन में भेज दी गई, जिन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो मोर देन वन हो गई, एक से ज्यादा जितने भी शहर थे, जितने भी कंट्रीज थी, उन सभी कंट्रीज में इसे भेज दिया गया और उन्हें वहां पर रखा गया। तो ये मोर देन वन हो गए। अब उसके बाद प्राइमरी स्टैंडर्ड को सेकेंडरी स्टैंडर्ड आए। उसके बाद सेकेंडरी स्टैंडर्ड में क्या हुआ कि जो हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड थे उनकी कॉपीज बनाई गई और उनकी कॉपीज बनाकर अलग अलग स्टेट में वो भेज दी गई और वहां पर उन्हें कैलिब्रेशन के लिए रख दिया गया। और सबसे लास्ट में हमारे आते हैं वर्किंग स्टैंडर्ड। वर्किंग स्टैंडर्ड इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं, इंडस्ट्री में कैलिब्रेशन के लिए हम उन्हें रख देते हैं और जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उन्हें बीच बीच में कैलिब्रेट करते रहते हैं। और सबसे लास्ट में अगर हम बताएं तो सबसे लास्ट में आते हैं हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, अब इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन हम किसके साथ करते हैं? वर्किंग स्टैंडर्ड, जो सभी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के पास अवेलेबल है, बड़े बड़े शहरों में अवेलेबल है। और इस वर्किंग स्टैंडर्ड की कैलिब्रेशन हम बीच बीच में किसके साथ करते रहते हैं?
सेकेंडरी स्टैंडर्ड से कि जो हमारा वर्किंग स्टैंडर्ड है उनकी एक्यूरेसी कितनी है। और इन सेकेंडरी स्टैंडर्ड का कैलिब्रेशन हम कहाँ करते रहते हैं? प्राइमरी स्टैंडर्ड्स पर। और प्राइमरी स्टैंडर्ड का कैलिब्रेशन किसके साथ करते हैं हम? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो एक्चुअल में हम जो यूज करते हैं, हमारे पास होते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे पास बन के मैन्युफैक्चर होके जो आते हैं वो कैलिब्रेट होके आते हैं वर्किंग स्टैंडर्ड से। हमारे पास जो है वो वर्किंग स्टैंडर्ड के कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इन्हें बोलते हैं हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। चाहे मैं स्केल की बात करूं, चाहे मैं वर्नियर कैलिपर की बात करूं, चाहे मैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट की बात करूं, वो सभी इंस्ट्रूमेंट हमारे वर्किंग स्टैंडर्ड से कैलिब्रेट होके आ रहे हैं। उनकी एक्यूरेसी किससे चेक हो रही है? वर्किंग स्टैंडर्ड से। अब ये कोई अमाउंट है, इस अमाउंट को हम केजी में मेजर करेंगे, वेट की फॉर्म में ले रहे हैं। तो अब इस वेट को जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं उसका कैलिब्रेशन किससे किया गया है? वर्किंग स्टैंडर्ड से कैलिब्रेशन किया गया। यहाँ मैं लेंथ की बात करता हूँ, ये लेंथ है, इस लेंथ को मुझे मेजर करना है। इसे मेजर करने के लिए मैंने स्केल यूज किया। अब उस स्केल का कैलिब्रेशन किसके साथ हो रहा है? वर्किंग स्टैंडर्ड्स के साथ। हमें कैलिब्रेशन के लिए इंटरनेशनल लेवल पर जाने की जरूरत नहीं है, हमें कैलिब्रेशन के लिए प्राइमरी स्टैंडर्ड पर जाने की जरूरत नहीं है, हमें कैलिब्रेशन के लिए सेकेंडरी स्टैंडर्ड पर जाने की भी जरूरत नहीं है। हम जो कैलिब्रेट करते हैं वो कैलिब्रेट करते हैं वर्किंग स्टैंडर्ड से। वर्किंग स्टैंडर्ड जो रखा हुआ है उसी से अपने इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कराते हैं, उसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं। अब जो वर्किंग स्टैंडर्ड है वो कैलिब्रेट होता है सेकेंडरी से, सेकेंडरी होता है प्राइमरी से, प्राइमरी होता है इंटरनेशनल से। तो ये हमारा हो गया कैलिब्रेशन। अब मेजरमेंट तो हम करते हैं, मेजरमेंट करने में हमें एरर्स मिलती हैं, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर एरर इन मेजरमेंट। एरर इन मेजरमेंट। जब हम मेजरमेंट करते हैं उसमें क्या एरर आती है? अब जब एरर की बात करते हैं, ये डिफरेंस होता है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का। डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो हमारा होता है एरर। सपोज कोई एक लेंथ जो वर्किंग स्टैंडर्ड से कैलिब्रेट होके जो इंस्ट्रूमेंट था उससे मेजर करने पर आती है 5.8, बट उसकी एक्चुअल लेंथ है 5.9। तो एरर कितनी हो गई मेरे पास? एक्चुअल लेंथ माइनस मेजर्ड 0.1 mm। तो ये हमारी हो गई एरर। अब एरर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है भाई। एरर किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो सकती है, ह्यूमन एरर की वजह से हो सकती है, किसी सर्कमस्टेंस की वजह से हो सकती है। तो इस एरर को हम डिफरेंट डिफरेंट वे में मेजर करते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इसका किया गया है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर, जब हम ग्रॉस एरर की बात कर रहे हैं, ये ग्रॉस एरर ह्यूमन मिस्टेक की वजह से होती है। किसकी वजह से? ह्यूमन मिस्टेक। ह्यूमन मिस्टेक कैसे? जब मैं किसी पैरामीटर को मेजर करने गया तो मुझे रीडिंग लेने में मिसमैच हो गया, मैंने रीडिंग गलत ले ली। इसमें हो सकता है रीडिंग मिसमैच, रीडिंग में गलती हो सकती है। सेकंड ये भी हो सकता है कि जिस इंस्ट्रूमेंट को मैं लेके गया हूँ हो सकता है वो इंस्ट्रूमेंट उसके लिए ना हो, रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट यूज किया हो, रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट। और जो वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद मैंने एक कॉरिलेशन लगाया और उस रिलेशन को मैंने गलत यूज किया, उसकी वजह से भी वैल्यू गलत हो सकती है, कॉरिलेशन।
कॉरिलेशन। तो ये ग्रॉस एरर हो गई, या तो मैंने रीडिंग गलत ले ली, इंस्ट्रूमेंट गलत यूज किया, या कॉरिलेशन जो अप्लाई किया है वो गलत अप्लाई किया। जो ह्यूमन मिस्टेक की वजह से एरर होती है उस एरर को हम बोलते हैं ग्रॉस एरर। सेकंड, सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक की क्या है कि जो सिस्टम की वजह से आती हो, जैसे मेरा कोई सिस्टम है, उस सिस्टम की कोई ना कोई एरर आती हो, वो मेरी होती है सिस्टमैटिक एरर। इसमें सिस्टम एरर, सिस्टमैटिक एरर में जैसे मेरी आएंगी, इंस्ट्रूमेंट की एरर हो गई, इंस्ट्रूमेंट एरर, इंस्ट्रूमेंट एरर जैसे किसी का लीस्ट काउंट है 0.2, 0.2 लीस्ट काउंट। जब किसी का लीस्ट काउंट 0.02 है और उसकी हेल्प से अगर मुझे 4.35 को मेजर करना है, तो इस इंस्ट्रूमेंट से मैं इस वैल्यू को मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि जब लीस्ट काउंट 0.02 है तो लास्ट में ये 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.10 इन्हीं वैल्यूज को मेजर कर सकता है। अगर मैं यहाँ से 0.35 को मेजर करना चाहूँगा तो या तो उसे मेजर करेगा 0.36 या मेजर करेगा 0.34। इवन टर्म को ही ये मेजर करेगा। तो इंस्ट्रूमेंट की एरर ये हो सकती है, अगर उसका लीस्ट काउंट इवन है तो वो इवन टर्म्स को ही मेजर करेगा, ऑड को मेजर नहीं कर सकता। सेकंड हो सकती है एनवायरमेंटल एरर। जैसे जो हमारे स्टैंडर्ड होते हैं वो स्टैंडर्ड किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पर होते हैं, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर और एनवायरनमेंट की कंडीशंस। अगर उससे अलग एनवायरमेंटल कंडीशन कुछ चेंजेज हो जाती हैं तो हमारा इंस्ट्रूमेंट गलत एरर दे सकता है। तो हमारी एनवायरनमेंट की वजह से भी कोई एरर में, वो मेजरमेंट में एरर आ सकती है। थर्ड इज ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर एंड लास्ट वन इज ऑपरेशनल एरर। ऑपरेशनल एरर, तो जो ऑब्जर्वेशन की वजह से भी कोई एरर आ सकती है और जो हम ऑपरेशन लगा रहे हैं मेजर करने के लिए उस ऑपरेशन की वजह से भी एरर आ सकती है। लास्ट हमारी थर्ड एरर आती है रैंडम एरर। तो रैंडम एरर जो होगी वो रैंडमली आ जाती है, सब कुछ ठीक हो, रैंडमली कुछ कंडीशंस चेंज हुई, उसकी वजह से एरर आ गई। मतलब कोई भी स्मॉल एक्सीडेंटल चेंज की वजह से उसमें तुरंत एरर आ जाती है, उन्हें बोलते हैं रैंडम एरर। रैंडमली जो डेटा वो आ जाता है, जैसे फ्रिक्शन की वजह से कि जो पार्ट्स मूव कर रहे हैं, पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन होना स्टार्ट हो गया और फ्रिक्शन से हमारी वैल्यूज में चेंजेस आ गए, फ्रिक्शन हो सकता है। सेकेंडली हो सकता है कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो वाइब्रेट कर रहा है तो उसके वाइब्रेशन की वजह से एरर आ सकती है। थर्ड हो सकता है कि जो हमारी पावर सप्लाई हम दे रहे हैं उसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है, पावर फ्लक्चुएशन। उसके बाद जो भी इंस्ट्रूमेंट बने होते हैं, जो मटेरियल हमारा होता है वो अलग अलग टाइप के मटेरियल होते हैं, उस मटेरियल में कोई भी डिफॉर्मेशन हो सकता है, डिफॉर्मेशन की वजह से हो सकता है। तो ये सभी हमारी रैंडम एरर के अंदर आती है। एरर हो गई ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस, ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। तो ये हमने आज के लेक्चर में देखा है। ओके, थैंक यू।